हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रांसफाइनेट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम मैट्रिसेस की हेल्प से किसी एक लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं जहां पे हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, कैसे हम वहाँ से उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, और वो जो मेरे पास में सिस्टम है उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करते हैं, उस वो होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और उस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स रहने वाले हैं वो भी हम सारा कुछ लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मेरे पास में सपोज सम m लीनियर इक्वेशंस हैं जहां पे मेरे पास में n मेरे पास में वेरिएबल्स हैं, ये x1 x2 x3 अप टू xn मेरे पास में वेरिएबल्स हैं, और मेरे पास में जो इक्वेशंस हैं ये नंबर है मींस m इक्वेशंस मेरे पास में हैं। तो मेरे पास में जो इक्वेशंस हैं ये कुछ इस टाइप से लिखी हुई है, a1 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n xn इज इक्वल्स टू b1, सेम a21 x1 and up to am1 x1 plus am2 x2 up to amn xn is equals to bm। so इस टाइप से मेरे पास में एक सिस्टम गिवन है ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं इस सिस्टम को कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a11 a12 a1n and this is a21 a22 a2n and am1 am2 एंड ये आ जाएगा मेरे पास में amn। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। एंड जो मेरे पास में वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, x1 x2 x3 अप टू xn। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, दिस x1 x2 अप टू xn। और जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है वहां पर क्या है मेरे पास में b1 b2 अप टू bm। तो ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में जो सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसको मैंने कुछ इस फॉर्म में क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, उसको इस फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास में जहाँ पे कांस्टेंट्स हैं a11 a12 a1n और a21 a22 a2n, और ये जो मेरे पास में पूरी मैट्रिक्स बन रही है दिस इज काइंड ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो मेरे पास में वैल्यूज हैं दीज आर कांस्टेंट्स, ये मेरे पास में वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn। तो मैं इसको एक x मैट्रिक्स करके मान सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में अगेन एक और कॉलम मैट्रिक्स है जहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कॉलम तो 1 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है m। तो b1 b2 bm अगेन मेरे पास में कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स है। तो मैं इस मैट्रिक्स को कुछ इस टाइप से डिनोट कर सकता हूँ, ax इज इक्वल्स टू b। सो ये जो मेरे पास में सिस्टम है ax इज इक्वल्स टू b, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मेरे पास में सिस्टम है ax इज इक्वल्स टू b, ये किस टाइप का सिस्टम है और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सिस्टम की कंसिस्टेंसी के को लेकर या इस सिस्टम के सॉल्यूशंस को लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने देखा भी वो कुछ इस टाइप का होता है, ax इज इक्वल्स टू b टाइप का। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास में ये जो b है, b मैट्रिक्स अगर 0 बन जाए, ये जो मेरे पास में b मैट्रिक्स है जो RHS में है, अगर ये मैट्रिक्स 0 हो जाए तो मेरे पास में एक सिस्टम आएगा विच इज ax इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस सिस्टम इज नॉन एज होमोजीनियस सिस्टम। दिस सिस्टम इज होमोजीनियस सिस्टम। और अगर इन केस ये मेरे पास में जो b है अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो मेरे पास में सिस्टम कुछ ऐसा मिलेगा, ax इज इक्वल्स टू b टाइप का। और इस केस में जो मेरे पास में सिस्टम होता है ये होता है नॉन होमोजीनियस। दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड जब मेरे पास में b की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में जो मेरे को सिस्टम मिलता है दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये वर्क कैसे करता है या इनके हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ये चेक करते हैं कि क्या होमोजीनियस सिस्टम होता है और क्या मेरे पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है।
सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे मेरे पास में ax इज इक्वल्स टू b में b को अगर मैं जीरो कर देता हूं या जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है वो जीरो आ जाती है, तो उस केस में जो मेरे पास में सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके सॉल्यूशंस के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है A, तो ये जो A मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बिहेवियर पर हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो डिपेंड करते हैं। तो देखो सबसे पहली कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगर मेरे पास में जो मैट्रिक्स है A अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप की मैट्रिक्स है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास में नॉन सिंगुलर आ जाती है, या फिर जो इसकी रैंक है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैं उसकी रैंक फाइंड आउट करूंगा। तो उसकी जो रैंक है वो रैंक अगर मेरे पास में n आ जाती है, मीन्स n मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स मीन्स जो मेरे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर मेरे पास में जो रैंक है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाती है या नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाती है, उस केस में जो मेरे पास में सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास में यूनिक सॉल्यूशन। वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास में? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास में जो डिटर्मिनेंट है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाता है जीरो के, और या फिर मेरे पास में जो रैंक है वो कैसी आ जाती है, लेस देन टू n आ जाती है, और लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाती है, तो उस केस में जो मेरे पास में सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब ये जो मेरे पास में यूनिक सॉल्यूशंस हैं फर्स्ट केस में, इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में जो राइट हैंड साइड है वो जीरो है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मेरे पास में जो सॉल्यूशन आता है वो आता है मेरे पास में नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल आता है, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो मेरे पास में जब मेरे पास में डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है, या फिर मेरे पास में रैंक उसकी लेस देन टू वन आ जाती, लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाती है, तो उस केस में जो मेरे पास में सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर नॉन ट्रिवियल होंगे वो, या फिर कैसे होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। तो ये केस है जब मेरे पास में जो सिस्टम है वो कैसा है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में हमने ये चेक किया कि मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी हैं, और एक पॉसिबिलिटी में तो जो मेरे सॉल्यूशंस हैं वो कैसे आ सकते हैं सिस्टम के, यूनिक आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो मेरे पास में सॉल्यूशंस है वो कैसे आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो मेरे पास में जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है उसके जो सॉल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, हमेशा ही कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, इधर वो यूनिक हो और इनफाइनाइट हो, ठीक है। सो हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर मैं नॉन होमोजीनियस की बात करूं तो हम ये बोलते हैं कि ये जो मेरे पास में ax इज इक्वल्स टू b है, इसमें अगर RHS मेरी मींस जो b मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो आ जाती है, तो उस केस में जो मुझे सिस्टम मिलता है वो कैसा मिलता है, नॉन होमोजीनियस मिलता है। अब नॉन होमोजीनियस की कंडीशंस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं A और B को साथ लेकर। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, कि जो भी मैं ऑपरेशन A पर अप्लाई करूंगा वो सारे के सारे ऑपरेशंस मेरे को B पर भी परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, मींस जो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात करूं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात करूं, तो मैं अगर A पर वो अप्लाई कर रहा हूं तो वो मुझे सेम ऑपरेशंस कहाँ पर अप्लाई करने हैं, B मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स की भी बात करेंगे और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, अगर मेरे पास में रैंक ऑफ A इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, तो उस केस में मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी आती हैं। अगेन
फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आती है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। फर्स्ट ये है कि ये मेरे पास में किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रैंक ऑफ ए तो इक्वल है मेरे पास में रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, बट दिस इज लेस देन टू द नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जहां पे मेरे पास में रैंक इक्वल है एक ही रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, और जो मेरे पास में वो दोनों की दोनों रैंक हैं वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं उस केस में सॉल्यूशंस होते हैं यूनिक। ठीक है। और अगर मेरे पास में जो रैंक है रैंक ऑफ ए इक्वल तो है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, बट वो लेस देन है किससे, नंबर ऑफ अननोन से, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो वो सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट। अब ये केस था जब मेरे पास में रैंक ऑफ ए इक्वल थी किसके, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के। तो दो पॉसिबिलिटी बनी कि वो या तो इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ अननोन्स के, या फिर लेस देन हो सकता है नंबर ऑफ अननोन से। सेकंड कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी है कि इफ रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन बनती है तो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, इट मींस नो सॉल्यूशन। सो इफ मेरे पास में रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, तो उस केस में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसे बोलें देयर आर नो सॉल्यूशंस। ठीक है। तो हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करी है, हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करी है। दोनों ही केसेस में हमने ये देखा है कि जो मेरे पास में सॉल्यूशंस हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो जब हमने होमोजीनियस देखा था तो वहां पे दोनों ही केसेस में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक केस में तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे मेरे पास में रैंक ऑफ ए किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन जहां पे रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस केस में मेरे पास में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। इट मींस कि जो मेरे पास में सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास में कोई सिस्टम गिवन है, मुझे अगर उस सिस्टम के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, देन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। So when the system of linear equations has one or more solutions, then system is said to be consistent, otherwise it is inconsistent. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में होमोजीनियस सिस्टम था, मीन्स ax इज इक्वल्स टू 0, तो ये सिस्टम कैसा था, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी और दोनों में ही मेरे पास में सॉल्यूशंस आ रहे थे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और वहीं पे मेरे पास में दूसरा एक सिस्टम था ax इज इक्वल्स टू b। यहाँ पे मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो था फर्स्ट कि रैंक ऑफ a इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस केस में जो तो मेरे पास में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट व्हेन रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। बट इन केस मेरे पास में जो रैंक है रैंक ऑफ a does not equal है rank of augmented matrix के, so in this case system is inconsistent। तो इस केस में मेरे पास में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें ये देखना है कि मेरे पास में जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस किस केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस केस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी पे आता है कि चेक वेदर द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है। तो इस टाइप से हमें कई बार ये चेक करना होता है कंसिस्टेंसी के बारे में। तो अगर मेरे पास में उस सिस्टम के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो यूनिक हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो उस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम के जो सॉल्यूशंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। तो ये जो हमने अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखा है कि दो टाइप का होता है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कब कब सॉल्यूशंस आते हैं, कब कब नहीं आते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं जहां से हम पूरे टॉपिक को एक बार में ही समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास में है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ax इज इक्वल्स टू b। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक क्या हो सकता है कि ये जो मेरे पास में b है वो इक्वल हो जाए 0 के,
और एक ये हो सकता है कि जो मेरे पास में b है वो क्या हो जाए, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये b 0 हो जाता है तो मेरे पास में सिस्टम आता है ax इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सिस्टम में आता है ax इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास में जो सिस्टम आएगा वो कैसा आएगा, ax इज इक्वल्स टू b। इस सिस्टम के बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं पहले इस सिस्टम को एक्सप्लेन करता हूं ax इज इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, तो देखो यहां पे मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि मेरे पास में जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर रैंक ऑफ a किसके इक्वल आ जाए, मेरे पास में नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाए। देन मेरे पास में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास में डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, और जो मेरे पास में रैंक है, रैंक ऑफ a, ये लेस देन आ जाती है नंबर ऑफ अननोन से, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी हैं व्हेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इधर द सॉल्यूशंस आर यूनिक और इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास में रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ये आ सकता है। और अगर ऐसा है कि मेरे पास में जो रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस केस में जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इस केस में मेरे पास में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू n। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और इन केस अगर मेरे पास में सेकंड केस में बोलूं, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बट दिस इज लेस देन टू n, मींस ये मेरे पास में नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है, तो इस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है जी, तो दो मेरे पास में कंडीशंस आ गई। बट सेकंड पॉसिबिलिटी या सेकंड केस क्या हो सकता है मेरे पास में कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा होता है मेरे पास में, तो जो मेरे पास में सिस्टम है वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, उस सिस्टम के पास में सॉल्यूशंस ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि इस केस में हमारे पास में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस होते हैं, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये पूरा चार्ट है, ये मेरे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पे जब मैं इसको बोलता हूँ कि जो b है अगर वो 0 हो जाता है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। अगर b नॉन जीरो हो जाता है तो मेरे पास में सिस्टम आ जाता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर ये सिस्टम मेरे पास में 0 आ जाता है तो हम इसको होमोजीनियस सिस्टम भी बोलते हैं, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो दिस इज नॉन होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट। अब यहां से हमको आइडिया लग जाएगा, अगर हम मैं केवल इस चार्ट को देख लूं तो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकता हूं कि किस केस में मेरे पास में सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक होंगे, किस केस में मेरे पास में इनफाइनाइट होंगे, कब मेरे पास में वो कंसिस्टेंट होगा, किस केस में मेरे पास में वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये सारा कुछ हमने इस चार्ट के थ्रू समझने का ट्राई किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चन से ये समझने का ट्राई करते हैं कि जो मेरे पास में सिस्टम है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, या मेरे पास में जो कंडीशंस हैं कि क्या मुझे चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा। तो ये जो मैंने सारा कुछ अभी चार्ट यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, दो ही चीज़ें हैं। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम उसकी रैंक पता करनी है, यहाँ से भी और यहाँ पर भी मुझे उसकी रैंक के बारे में पता करना है कि जो भी सिस्टम बनेगा मैं पहले उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, देन उस मैट्रिक्स की रैंक निकालने का मैं ट्राई करूँगा।
उस रैंक के बिहाफ पे मैं ये बता पाऊंगा कि जो मेरे पास में सॉल्यूशंस हैं उस सिस्टम के, वो सॉल्यूशंस किस टाइप के हैं। ठीक है जी। सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो मेरे पास में सबसे पहला ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, सिस्टम मुझे गिवन है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, मुझे पहले क्या करना है, इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन वहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स की मुझे रैंक को फाइंड आउट करना है। और जो सबसे ईजी मेथड होता है रैंक फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, मैं उसको क्या कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ एक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि हम उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर जीरो कर दें, तो जो मेरे पास में मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, अगर मैं उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करूंगा तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगी उस मैट्रिक्स की। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, या एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 -1 -1 and 1 1 2 and 5 1 3। एंड मेरे पास में जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, x y z, और जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है वो कैसी है, 0 है। इट मीन्स राइट हैंड साइड अगर 0 है तो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। तो सबसे पहली कंडीशन होमोजीनियस है तो सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि इस सिस्टम के जो सॉल्यूशंस है तो वो तो एग्जिस्ट करेंगे, अब वो यूनिक भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, हमें केवल ये चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये केवल इस मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ और इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, दिस इज ax इज इक्वल्स टू b, वेयर a इज दिस मैट्रिक्स, x इज दिस मैट्रिक्स एंड b क्या है, b इज नथिंग बट 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स ही है यहाँ पे। तो ax इज इक्वल्स टू 0 मुझे गिवन है, x मैट्रिक्स इज x y z एंड a मैट्रिक्स इज दिस। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में इक्वेशंस थी, मींस जो कॉफिशिएंट थे, x के कॉफिशिएंट को मैंने फर्स्ट प्लेस पर लिया तो 3 आ गया, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 यहाँ आ गया, z का कॉफिशिएंट -1 वो यहाँ आ गया। सेकंड इक्वेशन को सेम लिखा, 1 1 2 तो यहाँ पे 1 1 2 आ गया। थर्ड में 5 1 3 तो 5 1 3 मेरे पास में यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो मेरे पास में ये मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने का ट्राई करता हूँ। वहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि ये जो मेरे पास में सिस्टम है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो किस टाइप के होंगे। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाती है तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे, और अगर उस पर्टिकुलर मेरे पास में मैट्रिक्स की जो रैंक है 3 है और जो सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक हैं, तो मेरे पास में जो सॉल्यूशंस है वो कैसे होंगे, ट्रिवियल होंगे या फिर 0 सॉल्यूशंस होंगे। और अगर वो उसकी जो रैंक है वो लेस देन टू 3 है तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले इसकी रैंक निकालने का ट्राई करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक्लोन फॉर्म में मैं फर्स्ट प्लेस पर एक 1 बनाने का ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं R1 को इंटरचेंज कर दूँ विद R2 तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ विद R2, तो मेरे पास में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 1 2 3 -1 -1 एंड 5 1 3। ये मेरे पास में मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 1 की हेल्प से एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इन दोनों को 0 करना है, जो भी 1 के नीचे है इस कॉलम में। तो मैं क्या करूँगा, R1 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 में 3 -3 करूँगा तो ही 0 होगा, तो R2 -3R1, और सेम 5 -5 करूँगा तभी 0 होगा। तो R3 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 -5R1, तो 3 -3 0, R2 में मैंने 3 माइनस किया है और R5 में क्या किया है, R3 -5R1। तो देखो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी मेरे पास में, ये आएगा 1 1 2 3 -3 0 -1 -3, तो ये आएगा -4, -1 -6 तो ये आएगा -7, ये क्या आएगा 5 -5 0, 5 -5 तो ये 1 -5 तो ये आ जाएगा -4, 3 -10 3 -10 करेंगे तो कितना आएगा, -7, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास में जो दोनों मेरे पास में वैल्यूज हैं या दोनों रो हैं R2 और R3 सेम आ रही हैं। तो अगर मुझे इस रो में ऑपरेशन लगाना हो इस वैल्यू को 0 करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा। तो R3 -R2, मैं R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 -R2,
तो मेरे पास में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 1 2 0 -4 -7 और ये आ जाएगा 0 0 0। ये मेरे पास में मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स है, अब इसको मैंने रिड्यूस कर दिया किसमें, एक्लॉन फॉर्म में। अब एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि उसकी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2, सो द रैंक ऑफ ए इज 2। बट जो मेरे पास में वेरिएबल्स थे इस मैट्रिक्स में वो कितने थे, 3 थे। सो दिस 2 इज लेस देन टू 3। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास में जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और इसकी रैंक कितनी आई है, रैंक ऑफ ए है 2। दिस इज लेस देन टू 3। सो इन दिस केस द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम आर इनफाइनाइट। तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, ये भी कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो x + 3y - 2z इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में सिस्टम है, पहले मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, x y z के जो कोफिशिएंट हैं मुझे वो लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है 1 3 - 2, तो ये आएगा 1 3 - 2, 2 - 1 4, सो 2 - 1 4। नेक्स्ट इज 1 - 11 14, सो 1 - 11 एंड 14। यहाँ पे हैं वेरिएबल्स x y z, तो ये आ जाएगा x y z। और जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। अगेन मेरे पास में जो सिस्टम है वो कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम है। तो जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। अब वो यूनिक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो अगेन जैसे अभी हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है, और हमें चेक करना है जो इसकी रैंक है वो कितनी है। अगर रैंक 2, इसकी जो रैंक है अगर वो 3 आ जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर जो इसकी रैंक है वो लेस देन टू 3 आ जाती है तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे या इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। तो हमें ये देखना है कि जो मेरे पास में इक्वेशंस लिखी हुई है, यहाँ पे कांस्टेंट है लैम्डा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक लैम्डा की जिसके लिए मेरे पास में जो रियल उसका जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है 6 वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो इक्वेशंस है इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये आएगा 1 2 एंड 3। अब देखो ये है मेरे पास में लैम्डा एक्स को मैं इधर लेके आऊंगा तो एक्स कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। सेकेंड इक्वेशन में इधर लैम्डा वाई है तो इधर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, सो 3 1 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट में लैम्डा जेड है तो अगेन जेड, इसको इधर लेके आएंगे, जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा आएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 1 माइनस लैम्डा। अगेन मेरे पास में वेरिएबल्स क्या आएंगे, x y z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में 0 0 0। ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। अगेन ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ax इज इक्वल्स टू 0 टाइप की। इट मीन्स जो मेरे पास में सिस्टम है वो कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, अब मेरे पास में उसने बोला है फर्स्ट कंडीशन ही उसने ये बोली है, सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं डायरेक्टली क्या करूं, उसे नॉन जीरो की बात करी है तो यूनिक की तो बात करी नहीं है। अगर नॉन जीरो की बात करी है तो ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करूं, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, अब उसने मुझसे बात करी है नॉन जीरो सॉल्यूशंस के बारे में, तो मुझे क्या करना है, नॉन जीरो है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा दिस मस्ट बी 0। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल कर देता हूं। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल कर देता हूं, 0 के इक्वल कर देता हूं। और डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, ये जो मेरे पास में कॉर्नर एलिमेंट है इसको यहां पर ले आओ, इस कॉर्नर एलिमेंट को यहां पर ले आओ, इस कॉर्नर एलिमेंट को इधर ले जाओ और इस कॉर्नर एलिमेंट को इधर ले जाओ। अब मेरे पास में कुछ डायगोनल्स बनेंगे, तो पहला डायगोनल ये,
इनको मल्टीप्लाई करो, दिस इज 27। नेक्स्ट ये आ जाएगा मेरे पास में, तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट आएगा मेरे पास में कितना, 8 आ जाएगा, ये मेरे पास में आ गए। अब ये वाले मेरे पास में देखो क्या बनेंगे डायगोनल, ये आएगा कितना -6 एंड 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट क्या आएगा, ये आएगा अगेन क्या आएगा मेरे पास में 6 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा अगेन क्या आएगा मेरे पास में 6 1 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा मेरे पास में। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 35 प्लस 1 माइनस लैम्डा रेज टू द पावर 3 एंड माइनस, देखो ये है 6 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा, 6 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा एंड 6 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 18, तो ये आएगा 18 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी। ये a माइनस बी का होल क्यूब टाइप है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा 35 प्लस 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3ab, a क्या है मेरे पास में 1, b है लैम्डा, तो 3 लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा, ये है -18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा मेरे पास में, इसको थोड़ा और लिखते हैं अच्छे से, ये आएगा 35 प्लस 1 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 18 प्लस 18 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक तो आएगा यहाँ से माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है। सेकंड क्या आएगा मेरे पास में यहाँ से, ये आएगा मेरे पास में 3 लैम्डा स्क्वेयर, तो ये आ गया 3 लैम्डा स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास में, ये है यहाँ पे देखो -3 लैम्डा और ये है 18 लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 15 लैम्डा आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो ये मेरे पास में 35 प्लस 1 36 एंड -18, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 18 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 15 लैम्डा एंड -18 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में आ गया। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से इसके रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका जो एक रूट आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लैम्डा की जगह 6 पुटअप करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास में 0 आ रही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 6, क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक है तो मैंने उसको 3 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया है। मुझे फर्स्ट प्लेस पर चाहिए लैम्डा क्यूब, यहाँ पे है लैम्डा तो मुझे लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -6 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे -3, तो मुझे +3 लैम्डा स्क्वायर और चाहिए, तब जाके -3 लैम्डा स्क्वायर होगा। अब मेरे पास में आ गया -18 लैम्डा, मुझे चाहिए -15, तो मुझे +3 लैम्डा चाहिए। अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे -18, तो ये मेरे पास में आ गया। तो लैम्डा -6 थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +3 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक रूट तो मेरे पास में आ गया 6, और यहाँ से जब हम रूट्स निकालने का ट्राई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 12 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस टाइप के मेरे पास में रूट्स आएंगे। और ये जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में हमसे क्या बात करी गई है, क्वेश्चन में हमने उसने हमसे बोला है रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू क्या है, केवल 6 है। तो मेरे पास में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 6 है। अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो जो मेरे पास में इक्वेशन है वो कैसी है, 0 है। तो मेरे पास में जो इक्वेशन है 0 है, इट मीन्स जो मेरे पास में सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हमको क्वेश्चन में यही शो करना था कि लैम्डा की जो वो नॉन जीरो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। उसने यही बोला था कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो हमने उसको सॉल्व किया और हमने उसको बताया कि हाँ वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे और रियल वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है हमसे
चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -3। तो इस बार हमसे पूछिए कंसिस्टेंसी, मीन्स हमें ये बताना है कि जो वो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 1 1, सेकंड क्या आएगा 3 1 2, तो ये आ जाएगा 3 1 -2। नेक्स्ट आएगा 2 4 7 2 4 7। वेरिएबल्स है मेरे पास में x y z, ये मेरे पास में वेरिएबल्स आ गए। अब मेरे पास में जो RHS है देखो यहाँ पर है -3, यहाँ है -2 और यहाँ है 7। तो ये मैं लिख देता हूँ -3 -2 एंड 7। तो इस बार जो मेरे को सिस्टम मिला है वो कैसा मिला है, AX इज इक्वल्स टू B टाइप का सिस्टम मिला है। एंड दिस सिस्टम इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करेगा किस पर, रैंक पर डिपेंड करेगा। ए की रैंक और किसकी रैंक, ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूँ, वहां से हम देखते हैं कि जो मेरे पास में मैट्रिक्स होंगी या जो मेरे पास में रैंक होगी वो रैंक क्या आएगी, ठीक है। ये मेरे पास में सिस्टम है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूँ ए बी मैट्रिक्स। तो देखो जो ए मैट्रिक्स है एज इट इज लिखेंगे 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, और यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे -3 -2 एंड 7। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालने का ट्राई करना है, मीन्स मुझे इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में जीरो करना है, और इसके साथ में जो भी ऑपरेशंस आएंगे मैं यहाँ पर भी उसको क्या करूंगा, अप्लाई करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, मुझे 2 R2 और R3 को जीरो करना है। सो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 -3 R1, एंड मेरे पास में जो R3 है ये हो जाएगा मेरे पास में R3 -2 R1, ठीक है। तो मैंने R2 पे लगाया R2 -3 R1 और R3 पे लगाया R3 -2 R1। तो देखो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी मेरे पास में, मैट्रिक्स आएगी कुछ 1 1 1, ये आएगा -3 3 -3 0 1 -3 -2 -2 -3 -5 एंड -2 + 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 7, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 -2 0 4 -2 2 7 -2 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 6, तो ये कितना आ जाएगा 13। ये मेरे पास में मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, जो मेरे पास में R3 है R3 को मैं ऐड कर देता हूँ किसमें, R2 में। तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स आएगी, ये आ जाएगा 1 1 1 -3 0 -2 -5, ये आ जाएगा 7, और मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा 0 2 + 2 -2 करूँगा तो 0 5 -5 तो ये भी 0, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 13 + 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 20। अब देखो यहाँ से कि ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स है, ये तो मेरे पास में मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और ये मेरे पास में मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये चेक करो, जो ये कंप्लीट मैट्रिक्स है मींस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये कितनी आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 3 ही है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो आ रही है मेरे पास में 3। बट जो मेरे पास में ये मैट्रिक्स ए है इसकी जो रैंक है वो कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है 2, सो रैंक ऑफ ए आ रही है मेरे पास में 2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इट मीन्स जो मेरे पास में सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो मुझे ये चेक करना है इस टाइप से कि जो मेरे पास में सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। इस टाइप से मुझे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेनी है, जहाँ पे मैं साइड में ए मैट्रिक्स लिखूंगा और साइड में बी मैट्रिक्स लिखूंगा। ए मैट्रिक्स को मैं एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करूंगा उसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए। एट द एंड जो मेरे पास में मैट्रिक्स आएगी वहां से हम जज करेंगे कि जो मेरे पास में रैंक ऑफ ए है वो कितनी है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कितनी है, ठीक है। तो देखो एक और हमारे पास में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द इक्वेशंस हैव अ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है,
ए की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ए है मेरे पास में, जो ए की जो भी वैल्यूज आएंगी किस किस वैल्यू के लिए मेरे पास में जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि ए की किस वैल्यू के लिए मेरे पास में सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि हमसे ये पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हमें ये चेक करना होता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से जो मेरे पास में लैम्डा और म्यू हैं, जो दो कांस्टेंट हैं, इनकी किस किस वैल्यू के लिए मेरे पास में कुछ इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, कब यूनिक होंगे, कब नो सॉल्यूशन होंगे और कब कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास में मैट्रिक्स है, तो 1 2 1, नेक्स्ट 2 2 2 and next is 3 4 lambda, 3 4 lambda। जो वेरिएबल्स हैं वो है मेरे पास में x y z, और जो b मैट्रिक्स है मेरे पास में वो है 8 13 एंड म्यू। ये मेरे पास में है b मैट्रिक्स, ये मेरे पास में। अब ये जो मेरे पास में सिस्टम है कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ax इज इक्वल्स टू b टाइप का, मीन्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मुझे ये चेक करना है, तो जब भी मेरे पास में इस टाइप का सिस्टम होता है तो मुझे एक मैट्रिक्स बनानी होती है, ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करता हूँ सबसे पहले। तो देखो ये मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी, ये आएगा 1 2 1 2 2 2 एंड 3 4 लैम्डा, ये आ गया मेरे पास में। अब ये जो बी मैट्रिक्स है उसे मुझे लिखना है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 8 13 एंड म्यू, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है मुझे क्या करना है, इसकी रैंक निकालने का ट्राई करना है। तो फर्स्ट पोजीशन में मेरे पास में 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो जो इस फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड रो है, थर्ड रो है, इनको मुझे 0 करना है। तो मुझे R2 को 0 करना है, तो R2 माइनस 2R1, मुझे R3 को भी 0 करना है, सो R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो देखो जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, फर्स्ट रो तो एज इट इज, सो 1 2 1 8, नेक्स्ट आएगा 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 सो माइनस 2, 2 माइनस 2 तो ये भी 0, एंड 13 माइनस 8 इंटू 2 तो 16, तो 13 माइनस 16 इज माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 तो ये आएगा माइनस 2, लैम्डा माइनस 3 तो लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा, एंड यहां से आ जाएगा म्यू माइनस 24, क्योंकि 8 इंटू 3 क्या होता है 24 होता है। अब ये आ गया मेरे पास में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पोजीशन पर तो एक वैल्यू चाहिए नॉन जीरो, और यहां पर मुझे चाहिए 0, तो मैं क्या करूं, दिस माइनस दिस कर देता हूं। तो मुझे क्या करना है, R3 में अगेन ऑपरेशन लगाना है, और R3 में क्या चाहिए मुझे, R3 माइनस R2 मुझे करना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये आएगा 1 2 1, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 0, तो एज इट इज माइनस 2 एज इट इज 0, और ये तो मेरे पास में एज इट इज रहेगा। R3 में ऑपरेशन लगाया तो ये तो 0 ही रहेगा, माइनस 2 प्लस 2 तो 0, लैम्डा माइनस 3 तो लैम्डा माइनस 3 ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू माइनस 24 माइनस माइनस प्लस, सो म्यू माइनस 24 प्लस 3 तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 21, ये मेरे पास में आ गया। तो 1 बाई 1 अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये चेक करना है कि जो सॉल्यूशंस होंगे इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए, वो सॉल्यूशंस कैसे कैसे या किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जब मेरे पास में जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, जब मेरे पास में रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स होती है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब मेरे पास में नो सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखो लैम्डा और म्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, नॉन जीरो कर दूं, और मेरे पास में जो ये वैल्यू है म्यू माइनस 21 इसको मैं 0 कर दूं, तो मैं रैंक ऑफ ए निकालूं तब भी मेरे पास में 3 आएगी, या फिर मैं रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स निकालूं तब भी 3 आएगी।
तब ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं लैम्डा माइनस 3 को क्या कर दूं, 0 कर दूं, और म्यू माइनस 21 को नॉन जीरो कर दूं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 21 के लिए मेरे पास में ये 0 हो जाएगा और ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए तो मेरे पास में 2 आ जाएगी और रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स आ जाएगी 3। तो उस केस में मेरे पास में कैसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन। सेकंड मेरे पास में हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बोला जाता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स के, बिल्कुल ठीक। और ये किसके क्या होना चाहिए, लेस देन टू एन होना चाहिए, मींस लेस देन टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 3 एक्स वाई जेड, तो 3 से ये कम होना चाहिए। 3 से कम कब हो सकती है इसकी रैंक, और ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो जब मैं अगर इस वैल्यू को भी 0 कर दूं और इस वैल्यू को भी 0 कर दूं, तो रैंक ऑफ ए भी 2 आ जाएगा और रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स भी 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा और 2 इज लेस देन टू 3। तो उस केस में मेरे पास में जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। मींस मुझे लैम्डा माइनस 3 को भी 0 करना है और मुझे म्यू माइनस 21 को भी 0 करना है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 21 के लिए जो मेरे पास में सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। थर्ड केस के लिए हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन किस केस में एग्जिस्ट करते हैं, जब हम बोलें कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, या फिर हम ऐसे बोले नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 3 एक्स वाई जेड। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, तो देखो अगर मैं इस वैल्यू को नॉन जीरो कर दूं, लैम्डा माइनस 3 को मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, ये मैं वैल्यू ले आऊं, तो देखो जो रैंक ऑफ ए है वो क्या हो जाएगी, 3। और ये 0 हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फिर म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, वो 0 हो या ना हो, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर भी देता हूं तब भी पूरी की मैट्रिक्स क्या है, पूरी मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, 3 ही आएगी। नॉन जीरो होता है तब भी रैंक 3 आएगी। तो लैम्डा को केवल ये वैल्यू डिसाइड करेगी, लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। म्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है, तब भी मेरे पास में इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैंक पर, क्योंकि मैंने इसको नॉन जीरो कर दिया है। तो रैंक ऑफ ए भी 3 हो जाएगी और रैंक ऑफ ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स भी 3 हो जाएगी। तो मेरे पास में जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे आ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं एग्जाम्स में, जहां पे हमसे ये तीनों को कैटेगराइज कर देता है और कुछ 2 कांस्टेंट दे देता है। उन कांस्टेंट की हेल्प से हमें इसको बताना होता है कि कब मेरे पास में यूनिक होंगे सॉल्यूशन, किस केस में इनफाइनाइट होंगे और किस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। उसमें पूछा गया फर्स्ट में डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पजेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो इसमें ये बताना है। सेकंड में अगेन मेरे पास में 2 कांस्टेंट हैं लैम्डा और म्यू, हम उनको ये बताना है कि नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे हमारे पास में जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, किस किस टाइप का सिस्टम होता है, होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस होता है, कंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, इनकंसिस्टेंट कब होता है सिस्टम, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, कैसे ऑग्यूमेटेड मैट्रिक्स लिखनी है, कैसे हमें ये डिसाइड करना है कि कब मेरे पास में सॉल्यूशन यूनिक होंगे, कब इनफाइनाइट होंगे और कब मेरे पास में सॉल्यूशंस कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसको हमने एक प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में भी समझा है, तो जिससे हमको समझने में बहुत ही ईजी हो गया और हमने एक ही चार्ट से पूरे कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ भी लिया। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।